नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन हिंसा बढ़ती ही जा रही है। ममता के मंत्री तक महफूज नहीं है। ऐसे में यह फिक्र बढ़ जाती है कि सोनार बंगला को हुआ क्या। फिक्र किसान आंदोलन की भी है जो 85 दिनों से जारी है, और इसमें आज ट्रेन रोककर सरकार के 3 किसान कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई गई। लेकिन सवाल यह है कि किसान नेता रेल रोक रहे हैं या फिर किसानों की प्रगति। किसानों को अपने मित्र और शत्रु की फिक्र भी खुद ही करनी होगी। आंदोलन के दौरान जो उनके हितैषी बनकर आए, उनके 2 टूल किट बता रहे हैं कि उनका इरादा कुछ और ही था, जो पुलिस वालों ने पत्थर खाकर भी कामयाब नहीं होने दिया। और फिर बात करेंगे कोरोना के नए वेव की, जो अब भारत को डराने लगा है। जबकि हम कोरोना से लड़ाई में ढिलाई दिखाने लगे हैं, तब यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है, यह भी समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बहुत जल्द वहां विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है, लेकिन कल बंगाल में एक मंत्री के ऊपर बम से हमला हो गया। मंत्री जाकिर हुसैन इस समय अस्पताल में और खतरे से बाहर। लेकिन फिक्र की बात यह है कि बंगाल किस दौर में पहुंच गया है, जब एक मंत्री के ऊपर सरेआम बम से हमला हो सकता है, तो फिर आम आदमी महफूज कैसे रहेगा और कैसे भरोसा करे कि उसकी जिंदगी सुरक्षित है। आज हम विस्तार से इस घटना की पड़ताल करेंगे, लेकिन यहां टाइमिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री के ऊपर बम से कल हमला हुआ है और आज से देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर। खास बात यह है कि अमित शाह ने भी अपने बंगाल दौरे में राजनीतिक हिंसा की बात जोर शोर से उठाई है। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है, उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हर्बर, प्रहलाद विश्वास, ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मित्रों, एक भी गुंडा दिखाई नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के दिन एक भी गुंडा नहीं दिखाई देगा। आगे हम अमित शाह की बंगाल यात्रा के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही लगता है कि बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी अपने चरम पर है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी आज घायल मंत्री जाकिर हुसैन से मिलने अस्पताल पहुंची। 3 महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली बात, जाकिर हुसैन पर बम से हमले के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, घटना की जांच एसआईटी कर रही है। और तीसरी बात, ममता का आरोप है कि मंत्री जाकिर हुसैन पर तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी कुछ लोग चाहते हैं कि जाकिर उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। यह अंधेरा लोकतंत्र के लिए अशुभ है, खास तौर पर तब जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान होने ही वाला है। मुर्शिदाबाद के निमतिता रेलवे स्टेशन पर जो चीख पुकार सुनाई दे रही थी और जो दहशत थी, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली है। जरा सोचिए, जब राज्य के मंत्री पर बम से हमला कर दिया जाए तो आम जनता क्या उम्मीद करे। शुक्र है कि मंत्री जाकिर हुसैन की हालत खतरे से बाहर है और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनके मंत्री के ऊपर जो बम फेंका गया, उसके लिए राज्य सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या ममता बनर्जी इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधे पर डाल सकती हैं? যে এটা রেল স্টেশনে যে হয়েছে, রেল স্টেশনে তখন নাকি রেলের কোনো পুলিশ টুলিশ কেউ ছিল না। ইনসাইড দ্য রেলওয়ে স্টেশন, ইটস এ রেল প্রপার্টি। এটা ল অ্যান্ড অর্ডার মানে স্টেটের এটা নয়। আমি জানি না রেলওয়ে এত বড় ঘটনার পরে কি করে এটাকে ক্যাজুয়ালি নিচ্ছে। ইটস এ ভেরি বিগ বিগ কনস্পিরেসি। आरपीएफ का काम रेलवे प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना होता है, ट्रेनों की गार्डिंग होता है। रेलवे स्टेशन पर जो आपका कम्यूटर्स के लिए है जो एरिया, प्लेटफॉर्म्स हैं,
ये जीआरपी के अंतर्गत आते हैं और जीआरपी स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है। जीआरपी जो है वो रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करती है, केंद्र सरकार के तहत अधीन नहीं आती है, वो प्रदेश सरकार के अधीन आती है। तो मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनके मंत्री जिस बम हमले में घायल हुए हैं उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ममता दीदी गलत तर्क दे रही हैं। खैर, इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल सही है और वो ये कि मुर्शिदाबाद में कोई साजिश तो हुई है। बम पहले वहाँ पर स्टेशन में रखा हुआ था। जब इन लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो 2 बैच आगे चले गया। 3rd बैच जाकिर साहब के साथ जो सपोर्टर जिंदाबाद करते करते जा रहे थे, जब उसी समय ये बम बस्ट हुआ। मगर फॉर्चुनेटली क्या है, जो ये लोग दोनों तरफ से गए, उसके ऊपर से नहीं गए, थोड़ा दूर से रखें, क्योंकि किसी का सामान पड़ा हुआ था, वो सोच के थोड़ा दूर से गए, इसलिए वो ब्लास्ट जो है वो जिंदगी नहीं लिया। हमने इस घटना की पड़ताल की तो षड्यंत्र के तार गौ तस्करों तक पहुंच गए। कल यही स्टेशन में रात को तृणमूल कांग्रेस के सदस्य और राज्य सरकार के मंत्री मोहम्मद जाकिर हुसैन जब अपना दल बल के साथ जा रहे थे, आप देख सकते हैं वही जगह हम खड़े हैं, ठीक उसका उल्टा पार खड़े हैं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म हुए हैं, हम लोग खड़े हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, वहीं पे ब्लास्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि पूरा जगह पुलिस ने घिर के रखा है कि कोई वहाँ पे जा आ ना सके। आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले देखिए वहाँ पे डॉग स्क्वाड अभी भी है, तहकीकात पूरा चीज़ का चल रहा है। CID, STF सबको यहाँ पे पूरा इसका तहकीकात कर रहे हैं। तो क्या मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले के पीछे गौ तस्करों का हाथ है? दरअसल मुर्शिदाबाद और मालदा के इलाके में गौ तस्करी के अलावा नकली नोट, ड्रग्स और अवैध हथियार का सिंडिकेट हमेशा से सक्रिय रहा है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों अक्सर अलग अलग जगहों से बम बरामद होने की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन क्या ये सारा कुछ शासन की लापरवाही या मिलीभगत के बिना मुमकिन है? खुद यहाँ के राज्यपाल भी बंगाल के बम कल्चर पर चिंता जता चुके हैं। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए, इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट, बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं, नियाटी का बम ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बम एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। तो बम को बढ़ावा कौन दे रहा है? आगे हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की सरकार इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है। विपक्ष के नेता कहने लग गए हैं कि मां माटी मानुष का जो नारा है, क्या वो बंगाल बम और बदमाशी से रिप्लेस हो गया है? तो क्या मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले के पीछे गौ तस्करों का हाथ है? पिछले दिनों यह खबर भी आई थी कि गौ तस्करी के एक मामले में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता में टीएमसी के नेता विनय मिश्रा के घर पर छापेमारी की थी। इसके पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इस टीएमसी नेता के खिलाफ वारंट भी जारी किया था। ध्यान देने की बात यह है कि जिस टीएमसी नेता विनय मिश्रा पर गौ तस्करी के आरोप लग रहे हैं, उसी टीएमसी के मंत्री जाकिर हुसैन के बारे में यह कहा जा रहा है कि गौ तस्करों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उन पर हमला कराया गया। ध्यान देने की बात यह है कि मुर्शिदाबाद ही वो जगह है जहां मंत्री जाकिर हुसैन पर हमला हुआ और ये आरोप भी लगते रहे हैं कि इस इलाके में बांग्लादेश के रास्ते से आए आतंकी गौ तस्करी से लेकर अवैध हथियार और ड्रग्स के धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस सिंडिकेट पर ममता सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कि बंगाल में बम की बढ़ती संस्कृति के लिए तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार है? आप पहले यह सुन लीजिए कि आज अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने दक्षिण 24 परगना की रैली में क्या कहा, ताकि आगे की बातचीत आसान हो जाए। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है, प्रतीक है। और ये नारा
हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए जो कि हमने आपको दिखाया। खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अलकायदा अपने पैर पसार रहा है। दरअसल पिछले वर्ष नवंबर में एनआईए ने मुर्शिदाबाद से अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि बंगाल आतंकियों की पनाहगाह बनता जा रहा है और इसके पीछे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीति जिम्मेदार है। मुर्शिदाबाद से आतंकी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके कहा था कि ममता दीदी की मुस्लिम तुष्टीकरण का ही नतीजा है। तुष्टीकरण यानी वो शब्द जिसका इस्तेमाल आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। अमित शाह के दौरे में आज क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखें। बंगाल में बीजेपी आर या पार की लड़ाई लड़ रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी दौरे में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। कलकत्ता में दीदी को सुनाई पड़ना चाहिए। अमित शाह सबसे पहले कोलकाता के भारत सेवा आश्रम संघ पहुंचे, उसके बाद गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम। मैं आज यहाँ कह कर जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, जो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे। मित्रों, वनाश्रित लोगों को शहद इकट्ठा करने के लिए भी हम कई सारी योजना लाएंगे। शाह ने नामखाना के इंदिरा मैदान से परिवर्तन यात्रा शुरू की। इसके बाद नारायणपुर में बांग्लादेश से आए रिफ्यूजी के घर खाना खाया और फिर नामखाना के शमशान काली मंदिर से शाह का रोड शो भी निकला। जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया, खासतौर पर तब जब शाह ने ममता सरकार और मोदी सरकार में अंतर समझाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। 3 लाख। माताएं बताओ, आपके गांव में आया है कुछ? कहां गया? कहां गया? ये भाईपो और उसके गुंडे ये 3,59,000 करोड़ चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए। मगर आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारे भ्रष्टाचार की हम जांच कराएंगे और जिन्होंने बंगाल के गरीबों का पैसा खाया है उनको कानून के हवाले करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। कलकत्ता में दीदी को सुनाई पड़ना चाहिए। चुनावी वादे जब हकीकत की जमीन पर उतरे तो ध्यान रखिए उनमें मिलावट ना हो। हमारी अपील नेताओं से भी है और जनता से भी है, क्योंकि बयानों पर नजर रखना तो जनता का काम है। अब फिक्र किसानों की और पिछले 3 महीने से जारी आंदोलन की, जिसमें अब तक नेता, अभिनेता, एक्टिविस्ट, पार्टियां और भारत विरोधी ताकतों की बारी बारी से एंट्री हो चुकी है। इस बीच किसानों के नाम पर ग्लोबल साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड का भी पर्दाफाश हुआ। टीवी9 भारतवर्ष ने हमेशा आपको किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी खेल खेलने वाली ताकतों की पूरी जानकारी दी, परत दर परत डिटेल दिखाई। आज फिर हम आपको यह बताएंगे कि किसान नेता क्या कर रहे हैं, पार्टियां क्या कर रही हैं और टूल किट वाली साजिश की लिस्ट लंबी क्यों होती जा रही है, खासतौर से तब जब आज कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का 85वां दिन है। आज देश भर में किसानों ने रेल रोकी, पटरियों पर बैठे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यानी करीब 4 घंटे तक देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनें रोकी गई। इससे देश भर के लाखों यात्रियों को परेशानी हुई। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में रेल रोको आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिखा। ये वही राज्य हैं जहां के किसान नए कृषि कानून का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन रेल रोको कम और किसान रोको ज्यादा है।
इस आंदोलन में किसानों के मित्र कम शत्रु ज्यादा हैं, जो सही मायने में आंदोलन के नाम पर अपनी दुकान चमका रहे हैं। इसमें किसान नेता भी हैं, देश की पार्टियां भी हैं। देखें आप। 4 घंटे की रेल रोको आंदोलन में किसानों ने विरोध से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन किया। किसान कहीं रेल के सामने पटरियों पर लेटते दिखे, कहीं इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करते नजर आए। रेल रोको आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल हुईं। भारी संख्या में वो पटरी पर घंटों बैठी रहीं और रेल सेवाएं ठप कर दीं। ऐसी तस्वीरें देश भर से आईं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार तक, पंजाब से हरियाणा तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक, तीनों कृषि कानून के खिलाफ हजारों की तादाद में किसानों ने ट्रेनें रोकीं, पटरियों पर प्रदर्शन किया। यह सिलसिला दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने हर शहर में विरोध प्रदर्शन को अपने कैमरे में कैद किया, ताकि ये पता चल सके कि आंदोलन रेल रोको है या किसान रोको। क्योंकि अब तक आंदोलन का एजेंडा किसानों की भलाई से ज्यादा किसान नेताओं की भलाई का रहा है और मौका मिलते ही इसमें राजनेता भी रोटियां सेकने लगे हैं। आज भी ऐसा ही नजारा दिखा। पटना में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे पप्पू यादव किसानों के हित से ज्यादा अपनी पार्टी का प्रचार करते दिखे। उनके प्रदर्शन में किसान कम, पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा नजर आए। किसान भी कम रहते हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो झंडा बरदार कार्यकर्ता हैं सिर्फ वही रहता हूँ। मैं किसका बेटा हूँ सर? बिहार में 72% लोग किसान हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। आप कौन है? किसान है या नहीं? सिर्फ और सिर्फ किसान है, वो क्या रहते हैं? जमीन है 10 बीघा। आपको झंडा भी लिए हुए है ना, ये आपका झंडा भी लिए हुए है ना, झंडा भी। कुछ ऐसी ही तस्वीर लखनऊ में यूपी विधानसभा के बाहर भी दिखी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ट्रैक्टर के साथ पहुंचे और गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर हंगामा किया। ऐसा लगा कि किसानों का रेल रोको आंदोलन नेताओं ने अपने एजेंडे के लिए हाईजैक कर लिया। लेकिन 4 घंटे के रेल रोको का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में दिखा। हरियाणा में करीब 80 जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकी, जबकि पंजाब के 15 जिलों में किसान ट्रैक पर नजर आए। पंजाब में खासतौर से पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर, फजलका, मोगा और अमृतसर में ट्रेनें रोकी गईं। दोनों राज्यों के बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी घंटों ट्रैक पर बैठे रहे। अंबाला में तो किसान ट्रैक पर ही दरी और चादर बिछाकर बैठ गए। यहाँ पर मैट्स बिछा दिए गए हैं जिसके ऊपर किसान बैठेंगे और लगातार यहाँ पर धरना जारी रहेगा। अलग अलग किसान संगठन जुड़े किसान हैं। जी, कब तक यहाँ बैठने की प्लानिंग है आपकी? 4 बजे तक। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते, जब तक धरने चलते रहेंगे जी। ये हमारा एक बहुत लंबा संघर्ष है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और शांतिपूर्वक रखेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी रेल की रफ्तार आंदोलनकारियों ने रोक दी। यहां से हर रोज 50 ट्रेनें निकलती हैं, लेकिन दिन में 12 से 4 बजे के बीच 4 ट्रेनें गुजरती हैं। रेल रोको अभियान से इन ट्रेनों से जाने वाले यात्रियों को दिक्कत हुई, लेकिन ट्रैक पर बैठे लोग इससे बेपरवाह थे। आपने ट्रेन रोकी हुई है, क्या इससे आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? मांगे पूरी हो, यस। हम तो सरकार को ये दिखाना चाहते हैं किसान एक है, किसान मजदूर एक ताकत है। सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार कौन सी नहीं झुकी है? किसान ने अंग्रेजों को तो झुका दिया था। राजस्थान के आधा दर्जन शहरों में भी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन का ज्यादा असर देखा गया। अलवर, बूंदी, कोटा, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में हंगामा ज्यादा हुआ। लेकिन जयपुर और आसपास के इलाकों में किसानों ने जोर आजमाइश ज्यादा की, पटरियों पर लेटे और ट्रेनें रोकी। तो 4 से 5 घंटे एक ट्रेन लेट हो रही है। ऐसे में कितनी ऐसे न जाने ऐसी कितनी ट्रेनें हैं जो लेट हो रही है, कितने लोग हैं जिनको अपने गंतव्य स्थान पर समय पर जाना था। ये ट्रेन रुक गई है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कोई मुसीबत में जाता है, कोई दुख पे जाता है, और ये बीच में बंद कर दिया तो क्या फायदा हुआ इसमें? 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद रेलवे भी पूरी तरह से अलर्ट था। उत्तर भारत में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। रेलवे ने खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर ज्यादा फोकस किया।
आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया। इस दौरान रेलवे जिला प्रशासन से सीधे संपर्क में रहा ताकि गणतंत्र के गुनहगार फिर से लोकतंत्र को शर्मसार न कर दें, जैसे उन्होंने लाल किले पर किया था। टीवी 9 भारतवर्ष को देश भर के किसानों की फिक्र है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों की, जिन्होंने आज रेल रोको आंदोलन में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन वो अब तक किसान नेताओं के छिपे हुए एजेंडे का शिकार बनते रहे। आज हिसार की किसान मंच पंचायत में एक बार फिर इसके सबूत मिले। महापंचायत में राकेश टिकैत किसानों से फसल जलाने की बात करते दिखे। किसान फसल कटाई पे गाँव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार न करी तो कसम खाएगा ये किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक दाना नहीं लेंगे, अपने घर चौका दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी आग लगवा देंगे। ये गलत फहमी मत करो किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। सुना आपने, राकेश टिकैत कृषि कानून के विरोध में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो फसल जलाने को तैयार है। सोचिए, जिस फसल के लिए किसानों ने दिन रात एक किए, जिस फसल के लिए हाड़ कपाने वाली ठंड में सिंचाई की, राकेश टिकैत उस फसल को जलाने की बात कर रहे हैं। अब ये समझना मुश्किल है कि ऐसे किसान नेताओं को किसानों का मित्र कहा जाए या शत्रु। फैसला किसानों को ही करना होगा और इनके हिडन एजेंडे को समझना होगा। बड़ा सवाल ये है, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब कोई प्योरली पूर्णतः किसान होता है तब शायद उसकी जुबान से ऐसे शब्द नहीं निकलते, लेकिन जब उसके और धंधे होते हैं तब उसकी दुकान चल सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस किसानों के नाम पर चल रही ग्लोबल साजिश के एजेंडे को हर दिन नाकाम कर रही है। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है। इसमें नया नाम मरीना पीटरसन का आया है। पुलिस के मुताबिक मरीना पीटरसन ने दूसरे टूलकिट को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पहला टूलकिट 23 जनवरी को बनाया गया। दूसरा टूलकिट लाल किला हिंसा के बाद 31 जनवरी को बनाया गया। दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को 3 फरवरी को टूलकिट दिया, जिसे उन्होंने गलती से सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। बाद में उन्हें इसे डिलीट करना पड़ा। दूसरा टूलकिट अधिक विस्तार से था। इसमें ज्यादा लिंक, नाम और हैशटैग शामिल थे। इस दूसरे टूलकिट को मरीना पीटरसन ने बनाया और यह तब बनाया गया था जब पहली टूलकिट के जरिए योजना 26 जनवरी को नाकाम हो गई थी। मरीना पीटरसन धालीवाल की फर्म में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम करती हैं। धालीवाल खालिस्तान समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का संस्थापक है। पुलिस इस केस में अब विदेशी फंडिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। मतलब साफ है, देश में किसानों के नाम पर जारी आंदोलन में चाबी कहीं और से भरी जा रही थी और इसमें नेता, अभिनेता, एक्टिविस्ट और विदेशी ताकतें भी शामिल हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चाहते क्या थे? क्या ये किसानों का खून बहाना चाहते थे और इसके लिए टूलकिट पर टूलकिट बनाए जा रहे थे? इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर किसी के पास ऐसे मित्र हों तो शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। और ये बात देश भर के किसानों को समझनी होगी। और अब बात कोरोना की, जिससे जारी जंग को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज 10 पड़ोसी देशों के साथ कोविड-19 मैनेजमेंट वर्कशॉप को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से लड़ाई में अब तक के सामंजस्य को सराहा और आगे आपसी तालमेल बढ़ाकर मिलकर काम करते रहने की बात कही। This spirit of collaboration is a valuable takeaway from this pandemic. Through our openness and determination, we have managed to achieve one of the lowest fatality rates in the world. This deserves to be applauded. Today, the hopes of our region and the world are focused on rapid deployment of vaccines. In this too, we must maintain the same cooperative and collaborative spirit. प्रधानमंत्री जी ने सबसे कम डेथ रेट की बात कही और बताया कि कोरोना से जंग जीतने में सबसे ज्यादा उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी हैं। इस बीच देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 98 लाख के पार पहुंच गया और वैक्सीनेशन की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन तेजी से वैक्सीनेशन और डेथ रेट कम होने का मतलब यह नहीं कि कोरोना का असर खत्म होने लगा है।
कोरोना का खतरा अभी भी उतना ही है जितना पहले था। इसे कमजोर समझने की भूल करना बहुत भारी पड़ सकता है, जैसा महाराष्ट्र में दिख रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। अमरावती में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो यवतमाल में भी फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 5,427 नए मामले सामने आए और ऐसा 80 दिन बाद हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 5,000 के बाद पार पहुंचा। इससे पहले 29 नवंबर को 5,544 मामले सामने आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और हम ये सोचकर बेफिक्र हो जाएं कि ये तो सिर्फ महाराष्ट्र की बात है, बल्कि ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लगातार लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही की खबरें आ रही हैं। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों को आगाह कर चुके हैं, लेकिन इसीलिए लॉकडाउन की नौबत कहीं और ना आए, इसके लिए अब थोड़ी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के लौटने की शुरुआत ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिसको नजरअंदाज करना या जरा सी भी लापरवाही बरतना बहुत भारी पड़ेगा। जैसा बेंगलुरु में हुआ, जहां एक अपार्टमेंट में कोरोना के 103 पॉजिटिव मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। 103 मामले सामने आने के बाद अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। और ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पिछले दिनों यहां मैरिज एनिवर्सरी की 2 पार्टियां हुई। लापरवाही और एहतियात ना बरतने की वजह से अपार्टमेंट से एक के बाद एक लोग कोरोना पॉजिटिव आने लगे। इनमें से ज्यादातर 50 साल से कम उम्र के हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं। कोरोना को लेकर लापरवाही सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र, जो कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा होने के कारण फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में अचानक कोरोना केस में आई तेजी ने भी हालात चिंताजनक बना दिए हैं। ये ग्राफ महाराष्ट्र में बीते 6 दिनों में सामने आए कोरोना के नए मामलों का है, जो बताता है कि राज्य में पिछले 6 दिन से लगातार हर दिन 3,000 से भी ज्यादा केस आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की लापरवाही, कोरोना से बचने के लिए जरूरी एहतियात का पालन नहीं करना, जिसके कारण हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा पुणे, मुंबई, अमरावती, नागपुर और ठाणे के आंकड़ों में देखा जा सकता है। पुणे में पिछले 3 दिन में 1908, मुंबई में 1675, अमरावती में 1516, नागपुर में 1570 और ठाणे में 1052 नए मामले सामने आए। हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि नौबत फिर एक बार लॉकडाउन की आ गई। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला छोड़ दिया है, जिसके बाद अमरावती में जिला अधिकारी ने लॉकडाउन का आदेश दे दिया। अमरावती में शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। यवतमाल जिले में भी सख्ती बरतते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। यवतमाल में 28 फरवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल 50% क्षमता के साथ ही ऑपरेट करे जाएंगे। इसीलिए सीएम उद्धव ठाकरे ने आज यवतमाल, अमरावती और अकोला के अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मुंबई की बात करें तो यहाँ चेंबूर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लिहाजा सख्ती दिखाते हुए बीएमसी ने 550 हाउसिंग सोसाइटी के बाहर नोटिस चिपका दिया और चेतावनी दी है कि अगर केस बढ़ते रहे तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। बुधवार को तो मुंबई की मेयर सड़कों पर उतरी, लोकल ट्रेन में सफर किया और लोगों से मास्क लगाने और तमाम एहतियात बरतने की अपील की। थोड़ी चिंता हो रही है, लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज़ ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। मुंबई समेत महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के केस कितनी बड़ी चिंता की बात है, अब वो समझ लीजिए। बुधवार को जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण के 11,987 नए मामले मिले, तो उनमें से 4,787 मामले सिर्फ महाराष्ट्र के थे। मतलब देश भर में जितने नए केस आए उसमें करीब 40% अकेले महाराष्ट्र में थे। इसीलिए महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें अब उभर आई हैं। – 2020 की शुरुआत में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना बढ़ा था, एक बार फिर से वो चिंता बढ़ सकती है 2021 की शुरुआत में। और अब फिक्र कोरोना विलन चीन की। भारत के जवानों ने LAC से चीन जैसे दुश्मन को पीछे धकेल कर जता दिया है कि देश की सुरक्षा बहुत मजबूत हाथों में है और भारतीय सेना के होते हुए भारत की सीमा की ओर कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता।
एलएसी से चीन की सेना के साथ डिसएंगेजमेंट जारी है और डिसएंगेजमेंट के 8 दिन बाद और 9 महीने में पहली बार भारतीय सेना ने गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या बताई। इस पर चीन कैसे आग बबूला है? चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके अपने 45 सैनिकों की मौत को झूठ बताया। चीन का दावा है कि उसके सैनिक सिंगल डिजिट में मारे गए थे और उसने भारत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उनकी संख्या नहीं बताई थी। एलएसी पर पीठ दिखाकर पीछे भाग रहे चीन से ऐसी ही बेशर्मी की उम्मीद थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैन्य और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खाई है। पहले यह देखिए कि सैन्य मोर्चे पर चीन ने कैसे मुंह की खाई। ये चीन की वो छावनी है जिसे उसने बेहद शातिर तरीके से बनाई थी और अचानक ही बसाई थी, लेकिन अब इस पर चीन की जनमुक्ति सेना खुद ही बुलडोजर चला रही है, अपने यहां होने का नामो निशान मिटा रही है। ये चीन की सेना के सिर्फ पीछे हटने की तस्वीरें भर नहीं है, लेकिन चीन ये भी चाहता है कि उसकी वापसी के दौरान सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। डिसएंगेजमेंट के 8वें दिन बीजिंग ने बयान जारी किया है। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और हमें यह उम्मीद है कि संयुक्त प्रयास से दोनों देश इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर इतिहास पर गौर करें तो ना तो भाषा के स्तर पर चीन कभी इतना सभ्य रहा और ना ही सैन्य स्तर पर इतना सीधा रहा। चीन के बदले बोलों की सच्चाई पहली बार खुद भारतीय सेना ने बताई है। भारतीय सेना ने पहली बार बताया है कि 15 और 16 जून की रात भारत और चीन की सेना के बीच गलवान घाटी में हुई लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने बिना गोली चलाए चीन के 45 सैनिकों को घाटी में ढेर कर दिया था और 20 जवानों ने शहादत पाई थी। लेकिन इसके बाद दिल्ली के आदेश ने और सेना के शौर्य ने चीन को तसल्ली से जंग के मैदान की हकीकत बता दी। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने मीडिया संस्थानों को दिए इंटरव्यू में 9 महीने के गतिरोध की वो पूरी कहानी बताई है जिसने एलएसी पर पासा पलट दिया और दोनों देशों की सेनाएं करीब करीब युद्ध के करीब आ चुकी थी। मैं लाता हूं, उसको पकड़ना, पकड़ लिया, मैं ले आऊंगा। सेना के मुताबिक पिछले साल मई में चीन की सेना ने पेंगोंग झील के फिंगर 4 के उत्तरी किनारे पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद दोनों देशों ने कोर कमांडर लेवल की मीटिंग की, लेकिन चीन पीछे हटने को राजी नहीं हुआ। इसके बाद सेना को कुछ ऐसा करने का निर्देश दिया गया जो चीन भारतीय शर्तों को मानने को राजी हो जाए। इसी आदेश के बाद भारत की सेना ने 29 अगस्त को कैलाश रेंज में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया था और 30 अगस्त तक कैलाश रेंज की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिससे चीन की सेना रण क्षेत्र में पानी भरने लगी थी। इस ऑपरेशन के बाद चीन भी चुप नहीं बैठा था, बल्कि 31 अगस्त को उसने काउंटर ऑपरेशन चलाए और ये वो तारीख थी जब दोनों देशों में युद्ध छिड़ने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन भारत ने तब तक अपनी सेना को गोलियां चलाने से ना हिचकने की छूट दे दी थी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में अपने ऑपरेशन को कामयाब कर पाने का हौसला नहीं बचा था। वापस भाग रहे चीन से न सिर्फ उसके टूटते हौसलों का खुलासा हुआ, बल्कि उन तैयारियों का भी खुलासा हुआ जो किसी जंग की तैयारी से कम नहीं थी। इंडियन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख के जो वीडियो रिलीज किए उनसे पता चलता है कि अकेले रेजांगला के करीब पांगसुर सो में चीन ने 28 टैंक और ट्रांसपोर्टर तैनात कर रखे थे। पांगुर सो में चीन की सेना ने मालदो गैरिसन बना रखा था। फिंगर 8 के पूर्व में शिलजब कैंप में करीब 25 गाड़ियां देखी गईं, जिनमें 10 से 12 टैंक थे और 14 टेंट थे। इन तैयारियों के बावजूद हिंदुस्तान ही हिमालय का सिकंदर साबित हुआ। हिंदुस्तान ने न सिर्फ चीन का 1962 का गुरूर तोड़ा, बल्कि बीजिंग को यह हिदायत भी दे दी कि खुद को महान और हिंदुस्तान को कम आंकना वो छोड़ दे। दो 2020 की शुरुआत में चीन ने विस्तारवाद के दो तरफ पंख फैलाए थे। चीन की सेना ने विस्तारवाद का एक जाल फैलाया था पूर्वी लद्दाख की ओर, जब भारतीय सेना ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सारे इरादों पर पानी फेर दिया और जिनपिंग ने इसी वक्त कोरोना महामारी फैलाने के बाद अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की साजिश रची। लॉकडाउन की वजह से जब भारत की इकोनॉमी नीचे आ जाने लगी, तब चीन ने FDI के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की कोशिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लगाम लगा दी थी। अब
भारत एफडीआई का ये रास्ता खोल सकता है, लेकिन चीन को हक में रखकर देखिए कैसे। याद कीजिए अप्रैल का वो महीना जब इस सदी की सबसे बड़ी आपदा बनकर देश में कोरोना महामारी आई थी और कोरोना वायरस की कड़ी तोड़ने के लिए भारत लॉकडाउन में चला गया था। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यह कोरोना चीन से पहुंचा था, लेकिन ग्लोबल विलेन बनकर चीन ने शर्मसार होने की जगह साजिश रचना शुरू कर दिया। चीन ने खस्ताहाल होती अर्थव्यवस्था को देखकर भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने चीन की साजिश भांपकर एफडीआई के दरवाजे बंद कर लिए। अप्रैल 2020 में भारत ने पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए एफडीआई के नियम बदल दिए। भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश के नियम बना दिए गए। इससे बड़े पैमाने पर चीन की कंपनियों के निवेश अधर में लटक गए और भारत सरकार ने चीनी ऐप्स के बैन से चीन को अलग से आर्थिक झटका देना शुरू कर दिया। कोरोना फैलाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की अर्थव्यवस्था से फायदा लूटने के लिए किस कदर बेताब थे, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दिसंबर 2020 तक के एफडीआई प्रस्तावों की एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक चीन की कंपनियों ने एफडीआई के कुल 120 प्रस्ताव भेजे थे और इन 120 प्रस्तावों में से भारत में 12,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाने थे। टाइमलाइन पर गौर करें तो विस्तारवाद की दोनों कोशिशें साफ होती जाती हैं। अप्रैल के बाद से ही चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ शुरू कर दी। पेंगोंग लेक के फिंगर 4 तक के इलाके को अपना बताकर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया था और इसी बीच भारत में धुआंधार निवेश के प्रस्ताव भी भेजने शुरू कर दिए। अब जबकि शी जिनपिंग दोनों ही मोर्चों पर मुंह की खा चुके हैं, खबर है कि अब भारत सरकार चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे सकती है। इसका फायदा यह होगा कि इससे पावर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में रोजगार पैदा होंगे, तो दूसरी ओर पेटीएम, जोमेटो और उड़ान जैसे जिन स्टार्टअप्स में चीन की कंपनियों ने खूब पैसा लगा रखा है, उनका फ्रेश फंड का इंतजार खत्म होगा। भारत की चीन पर यह अलग तरह की जीत होगी, क्योंकि जो चीन भारत में पैसा लगाने से दूसरे देशों को रोकने के लिए सीमा पर अस्थिरता फैला रहा था, वो खुद भी भारत में पैसा लगाएगा। लेकिन इस बार ना तो उसकी दादागिरी चलेगी और ना ही कोई साजिश काम आएगी। अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने दिखाई ताकत, नामखाना में किया रोड शो, ममता पर बोला हमला, टीएमसी सरकार में सिर्फ भतीजे का बल। उन्नाव मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, डीजीपी से मांगी पूरी रिपोर्ट, पीड़ित से मुफ्त इलाज करने का दिया निर्देश। पुडुचेरी में संकट में कांग्रेस सरकार, उपराज्यपाल ने 22 फरवरी को बहुमत साबित करने का दिया आदेश, बीजेपी का दावा गिर जाएगी नारायणसामी सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले के बयान पर विवाद, अमिताभ और अक्षय को शूटिंग नहीं करने की दी चेतावनी, देवेंद्र फडणवीस ने बताया सियासी स्टंट। और अब देखते हैं जो है सो है। पेट्रोल डीजल आगे बढ़ो, सिलेंडर तुम्हारे साथ हैं। एक मोटरसाइकिल पर 5 लोगों के सवार होने पर जब चालान कटने लगा तो बाइक वाला बोला कि काटो, काट दो, पूरे महीने का एक साथ काट डालो, फिर भी मुझको सस्ता पड़ेगा। हम पांचों चालान और गाड़ी के तेल का खर्चा आपस में बांट लेंगे। तेल की कीमत बढ़ती जा रही है और कीमत का गणित भी ऐसा है जो आम आदमी की समझ से बाहर है। जो कच्चा तेल बोतल बंद पानी के दाम में आता हो, वो गाड़ी की टंकी तक पहुंचते पहुंचते बोतल बंद शराब के पौवे जितना महंगा कैसे हो जाता है, भगवान जाने। कच्चे तेल के बढ़ने पर ऊपर जाती कीमतें कच्चे तेल के नीचे आने पर नीचे क्यों नहीं आती? केंद्र अपना एक्साइज टैक्स, राज्य अपना बिक्री कर कम नहीं करते। रही सही कसर डीलर अपने मार्जिन में पूरा कर लेते हैं और तेल कंपनियां सारा इल्जाम अपने सिर पर लेकर चुप रह जाती हैं। आखिर उन्हें तेल लेने नहीं जाना, तेल कंपनी बना रहना है। बाकी जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।